आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है। जिले वासियों को भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश को बालाघाट जिले में भेजा गया है। जिले वासियों को इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से पूजित अक्षत कलश को बालाघाट जिला भेजा गया है, जहां इस अक्षत कलश को लेकर शुक्रवार को वार्ड नंबर 25 मेडिकल गली में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहां इस अक्षत कलश वार्ड नंबर 25 और 26 का भ्रमण करते हुए दूध डेयरी के सामने मेन रोड होते हुए सीधे हनुमान चौक पहुंचा, जहां इस अक्षत कलश की विशेष पूजा आराधना कर कलश यात्रा का समापन किया गया। वहीं इस कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जहां उपस्थित जनों ने स्थानीय धर्मावलंबियों के साथ कलश यात्रा निकालकर अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगर वासियों को आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि केवल मेडिकल गली या वार्ड नंबर 25 ही नहीं बल्कि नगर के अलग अलग वार्डों में इसी तरह कलश यात्रा का आयोजन कर लोगों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। लांजी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में संभावित आगामी 7 से 8 जनवरी को विधानसभा क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए होगा। इस क्रिकेट प्रतियोगिता की एक खास बात यह है कि यह आईपीएल की तर्ज पर ही विधानसभा क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जहां लगभग 300 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है और इन्हीं 300 खिलाड़ियों में 12 फ्रेंचाइजी ओनर अपनी टीम बनाएंगे, जिस हेतु 27 दिसंबर को ऑक्शन हुआ, जिसमें 72 खिलाड़ियों को खरीदा गया। विधानसभा क्रिकेट लीग जो कि पूरी तरह से आईपीएल की तर्ज में होने जा रही है, जिसके तहत 12 फ्रेंचाइजी टीमें बनी हैं, जिसमें बालाजी सुपर किंग, बल्हारे टाइगर्स, साई आराध्या चैलेंजर्स, सेंचुरी हिटर्स लांजी, लांजी नाइट राइडर्स, पांचे फाइटर्स देवरबेली, राइजिंग स्टार पीपलगांव, श्रुति स्पोर्ट्स लांजी, फैंटम बॉयज लांजी, किनी टाइटंस, गोल्डन ईगल लांजी एवं भंडारा वॉरियर्स टीमों का नाम रखा गया है। इन सभी 12 टीमों के साथ जिन 300 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, इन्हीं में से ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीमें बनानी होगी। आयोजनकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक टीम को 25-25 हजार पॉइंट प्रदान किए गए हैं। इन्हीं 25,000 पॉइंट में अपने 11 खिलाड़ियों को ऑक्शन में लेना होगा, जिसका प्रथम ऑक्शन 27 दिसंबर को सैल श्री पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के सभा हॉल में किया गया, जिसमें 12 फ्रेंचाइजी ओनर ने 6-6 खिलाड़ी अधिकतम पॉइंट्स की बोली लगाकर खरीदे। 12 टीमों को लेकर आयोजनकर्ताओं ने ऑक्शन कराया। सभी 12 टीमों को प्रतियोगिता में निर्धारित मापदंड के अनुसार 25-25 हजार रुपए पॉइंट्स प्रदान किए गए थे। पहले ऑक्शन में 100 क्रिकेटर्स की सूची 12 टीम ओपनर को दी गई थी, 12 टीम ओनर को दी गई थी, जिनमें कैटेगरी वाइज बेस पॉइंट्स दिए गए थे। इन बेस पॉइंट में 1500, 1000, 700 बेस पॉइंट थे, जिसके आधार पर खिलाड़ियों की बोली लगाई गई थी। आयोजनकर्ताओं के द्वारा प्रोजेक्टर की सहायता से भी खिलाड़ियों की फोटो और उनकी विशेषता भी बताई गई कि कौन ऑलराउंडर, कौन बैट्समैन और कौन बॉलर है और कौन बेहतरीन फील्डर है। इन सभी विशेषताओं के साथ टीम ओनर ने बोलियां लगाई और प्रत्येक टीम ने 6-6 खिलाड़ी खरीदे, जिनमें सर्वाधिक पॉइंट्स टीमों द्वारा 3 खिलाड़ियों पर खर्च किया गया, जिनमें से सबसे अधिक पॉइंट्स सुरजीत मेश्राम बल्लेबाज 9,400 पॉइंट्स,
जिसे पांचे फाइटर्स देवरबेली ने खरीदा। गौरांग सोमनकर गेंदबाज 9,200 पॉइंट्स जिसे श्रुति स्पोर्ट्स लांजी ने खरीदा। वहीं गौरव बैस ऑलराउंडर 8,200 पॉइंट जिसे सेंचुरी हिटर्स ने लांजी ने खरीदा। इसके अलावा 69 अन्य क्रिकेटर को उक्त 12 टीमों के द्वारा खरीदा गया। आपको बता दें कि इन अतिरिक्त प्रत्येक टीम 2 रिजर्व क्रिकेटरों को अपने साथ शामिल करेगी। प्रतियोगिता का अगला ऑक्शन 30 दिसंबर को उक्त स्थान पर किया जाएगा। लालबर्रा सेवा सहकारी समिति एवं मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से गत दिवस से शासन के निर्देशों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है, परंतु परिवहन नहीं होने के कारण किसानों एवं समितियों को खरीदी केंद्र में होने वाली परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 29 दिसंबर को मौसम बिगड़ने और दिन भर आसमान में बादल छाया रहा। अगर तेज बारिश होती तो सेवा सहकारी समितियों में खरीदी गई हजारों क्विंटल धान जो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है वह गीली हो सकती थी, जिससे किसानों के साथ ही समिति को भी काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि खरीदी गई धान का जब तक परिवहन नहीं होता उसकी जिम्मेदारी समिति प्रबंधकों की है, क्योंकि परिवहन होगा तभी किसानों के खातों में भुगतान होगा और अगर धान गीली हो गई तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई समिति को करनी पड़ेगी, जिससे समिति प्रबंधक भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से खरीदी की गई धान का जल्द परिवहन करवाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर गत दिवस से समर्थन मूल्य में सेवा सहकारी समिति एवं मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा धान खरीदी की जा रही है और किसान स्लॉट बुक करवाकर जो तिथि मिली है उसके अनुसार खरीदी केंद्र पहुंचकर अपनी उपज विक्रय कर रहे हैं, परंतु खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने के कारण लालबर्रा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 9 सेवा सहकारी समिति के तहत बनाए गए 14 धान खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। अगर तेज बारिश हो गई तो पूरी धान गीली हो सकती है। साथ ही परिवहन नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज विक्रय करने एवं समिति को खरीदी करने में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम परिवर्तन होने के कारण समिति के द्वारा पूर्व में खरीदी की गई धान को डंप कर सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु जिन किसानों ने अपनी उपज विक्रय करने केंद्र में पहुंच चुके हैं उनका समय पर काटा नहीं होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में समय पर काटा नहीं होने पर उनकी धान की रखवाली ठिठुरन भरी रात्रि में करनी पड़ रही है। तो अभी किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ व्यवस्था यह है कि परिवहन ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो परिवहन की सबसे बड़ी समस्या और जगह नहीं हो पा रही है। तो फिर किसान लोग अभी उपज ला रहे तो फिर कैसे करेंगे वो लोग? वही है, अब बोल बोल के अधिकारियों को बोले हैं, हमारे प्रबंधक साहब को बोले हैं, वो लानेगी जी को, बिल्लारे जी को, तो उनने समझाइश दिए हैं किसानों को कि परिवहन करवाएंगे। अच्छा, जैसे मौसम बना हुआ है तो फिर अगर बारिश हो गई तो? बारिश हो गई तो वही है, सोसाइटी समिति वालों का घाटा है। हम यहाँ पे धान विक्रय करने के लिए आए। ठीक, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे व्यवस्था जो समिति के माध्यम से वो तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो धान का जो उठाव है बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसके कारण समस्या यह है कि यहाँ पे किसान जो अपने खेत से जो धान लेके आ रहा है यहाँ पे और उनके जो स्लॉट बुक हुई हैं तो यहाँ पे रखने की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, स्लॉट बुक हुई वो डेट पे अगर लेके आते हैं तो यहाँ जगह नहीं है क्या रखने के लिए? बिल्कुल नहीं है। अगर उसकी तिथि निकल गई तो फिर? तो उसके लिए क्या है कि सेवा सहकारी के माध्यम से और अपना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ के माध्यम से भी हम इस बात रखना चाह रहे हैं। और अभी जो विकास संकल्प यात्रा निकली थी तो वहाँ पे भी हमने इस बात को रखे कि यहाँ से धान का उठाव होना चाहिए। जब धान का उठाव नहीं होगा तो किसान यहाँ पे लाएगा कब और तौल करेगा कब, बहुत यहाँ पे समस्या है। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से नगर के मुन्ना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में 29 दिसंबर को मदन महाराज भोपाल और ब्रह्मपुर एफसी बुरहानपुर के मध्य यह मैच खेला गया। दोपहर 2 बजे से मुन्ना स्टेडियम मैदान में खेले गए इस मैच में ब्रह्मपुर एफसी बुरहानपुर की टीम द्वारा खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया गया, जहां लाख जद्दोजहद के बावजूद भी बुरहानपुर की टीम भोपाल की टीम के खिलाफ एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वहीं 90 मिनट के खेले गए इस मैच में दोनों राउंड को मिलाकर बुरहानपुर के खिलाफ 2-2 गोल दागकर भोपाल ने यह मैच 2-0 से अपने नाम कर लिया। आयोजित इस प्रतियोगिता में गुरुवार को खेला गया 90 मिनट का खेल काफी रोमांचक रहा,
जहां 45 मिनट के पहले राउंड में मदन महाराज भोपाल और ब्रह्मपुर FC बुरहानपुर के खिलाड़ियों के बीच गोल को लेकर काफी कसमकस देखी गई, जहां पहले राउंड का समय समाप्त होने तक ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक भी गोल दाग नहीं सकी। तो वहीं पहले राउंड के अंतिम में पेनाल्टी शूट के आधार पर गोल करने का मौका भोपाल टीम को मिला, जहां भोपाल टीम के खिलाड़ियों ने पेनाल्टी शूट का पहला फायदा उठाते हुए बुरहानपुर के खिलाफ पहला गोल दाग दिया और भोपाल ने प्रतियोगिता में बढ़त बनाई। तो वहीं प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में भी पेनाल्टी शूट के आधार पर भोपाल ने दूसरा गोल दाग कर बुरहानपुर को 2-0 से पराजित किया। वहीं दोनों राउंड में बुरहानपुर की फुटबॉल टीम अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन नहीं कर सकी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बताया मैंने तुमको, कोई दूसरा हो बच्चा तुम्हारा तो कारोबार अपने करने कांग्रेस का है ना जी। हाँ, कांग्रेस का उसने क्या किया है, पहुँच गई, वो गोंड है, वो भी सामने वाला गोंड है, उसने पेल दिया इसको, तो इसको जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य प्रारंभ है। किसानों द्वारा अपने अपने स्लॉट बुक करवाकर अपनी धान उपार्जन केंद्रों में ले जाकर बेची जा रही है, ताकि समय पर धान की क्रय की जा सके और समय पर उनकी राशि आ सके। लेकिन कुछ लोग धान का व्यापार करते भी नजर आ रहे हैं, जिसके लिए बड़ी मात्रा में अपने घर गोदामों में धान का भंडारण उस धान ई उपार्जन केंद्रों में ले जाकर बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम बहेला में प्रकाश में आया है, जहां बहेला निवासी अशोक माहुले के ईंट भट्टे निर्मित स्थल पर बने गोदाम में लगभग 520 कट्टे धान होने की सूचना एसडीएम लांजी को प्राप्त हुई थी, जिस पर लांजी एसडीएम प्रदीप कौरव अपने राजस्व अमले एवं मंडी निरीक्षक आकाश ठाकुर सहित अन्य मंडी कर्मचारियों के साथ उक्त बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें अशोक माहुले के गोदाम में 520 धान से भरे बोरे दिखाई दिए। इसके संबंध में अशोक माहुले के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रथम दृष्टया यह संपूर्ण प्रकरण अवैध धान भंडारण का नजर आ रहा है, जिस पर एसडीएम प्रदीप कौरव के आदेशानुसार गोदाम को सील कर दिया गया और प्रकरण तैयार किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बाइट प्रदीप कौरव। जन सेवा एवं जन सुरक्षा समिति ग्राम लड़सड़ा अध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच पैसों का लेन देन को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले में समिति में 4 वर्ष से अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे कथित कर्मचारी मेंढकी रामपायली निवासी 28 वर्षीय छाया पिता फौजी मेसराम और एक अन्य कथित गौरक्षक कर्मचारी मोहगांव खुर्द बेटरी रामपायली थाना निवासी लोकचंद पिता नथुलाल बिसेन द्वारा जन सेवा एवं जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेश बिजेवार पर मानदेय का भुगतान नहीं करना और पैसे वापस नहीं किए जाने की बात कहते हुए कर्मचारियों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस मामले में जन सुरक्षा एवं जन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बिजेवार ने उनकी शिकायत करने वाले कथित कर्मचारी छाया मेसराम और लोकचंद बिसेन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए इनकी शिकायत वारासिवनी थाना, एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन देकर की है। इस पूरे मामले में पैसे के लेन देन और हेरा फेरी को लेकर दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे के खिलाफ एसपी और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की गई है। जनसेवा एवं जन सुरक्षा समिति अध्यक्ष सुरेंद्र विजेवार के अनुसार मेंढकी निवासी कथित कर्मचारी छाया मेसराम द्वारा उनके संस्था एवं उनके खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार कर जगह जगह झूठी शिकायत कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। कार्य में अनियमितता बरतने, लोगों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठने सहित अन्य मामले को लेकर छाया मेसराम को 2 से 3 महीने पूर्व ही संस्था से निकाल दिया गया है। शिकायत करने वाले दोनों कथित कर्मचारी उनकी समिति में काम नहीं करते। बावजूद इसके भी छाया मेसराम ने संस्था से जुड़े सदस्यों से 250 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से अवैध तौर पर वसूली की है। इस तरह छाया मेसराम ने करीब 2,25,000 रुपये का गबन कर संस्था के साथ धोखाधड़ी की है।
वहीं उन्होंने स्वयं को गौशाला में गौरक्षक बताकर पेमेंट न देने और 40,000 रुपए पशु चारा का भुगतान न करने का आरोप भी समिति अध्यक्ष विजयवार ने झूठा व बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को अनियमितता के चलते कार्य से निकाला गया है। किसी भी कर्मचारी का पेमेंट नहीं रोका गया है, बल्कि गौशाला रक्षक बताने वाले कर्मचारी ने गौशाला का सामान अपने घरों पर ले जा लिया है और उन्होंने अनियमितता की है, जिसके चलते उन्हें कार्य से निकाला गया था। इसके अलावा उन्होंने छाया मेश्राम और कथित गौरक्षक लोकचंद के खिलाफ वारासिनी थाने में आवेदन देकर शिकायत भी दर्ज कराई है, जिन्होंने इस पूरे मामले की वैधानिक जांच कर कार्यवाही किए जाने की भी मांग की है। बाइट। हमारी संस्था अपने पंजीयन के उपरांत से ही विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण का कार्य करते आ रही है। परसों जो शिकायत किए हैं ग्राम मेंढकी निवासी छाया मेश्राम द्वारा और कुछ लोगों द्वारा कि सुरेश कुमार विजयवार द्वारा उनसे पैसे लिया गया है, जो निराधार है, किसी प्रकार का उनसे किसी प्रकार का पैसे नहीं लिया गया है। उनको हमने 23 अक्टूबर 2023 को ही पद से हटा दिए गए थे, क्योंकि उनके द्वारा हमारी संस्था में कार्य जो किया जा रहा था, जो वृक्षारोपण में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और बहुत सारे काम भ्रष्टाचार किया गया था। इस कारण से उनको हमने 23 अक्टूबर 2023 को हटा दिए थे। किस टाइप का भ्रष्टाचार किया गया था, खुल के बताइए। उनके द्वारा क्या है, हमारे जो सदस्य कार्डधारी है उनके पैसे लेकर के संस्था के नाम से अपने व्यय अपने स्वयं के खर्चे में उठाया जा रहा था और संस्था तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस कारण से उन्हें हटा दिया गया था। मनरेगा में भी उनने क्या है, वृक्षारोपण के नाम पे पूरे पौधों को पूरा नष्ट कर दिए, इस कारण से उनको हटा दिए गए। तो उनका पेमेंट कुछ बकाया था, ऐसा कहने का कहा गया था। किसी प्रकार का उनका पेमेंट बकाया नहीं है और पेमेंट हमारी संस्था में मानदेय और पेमेंट नहीं दिया जाता। जो पारिश्रमिक करते हैं तो वही मजदूरी हिसाब से उनको पैसे मिलता है, तो वो तो उनके खाते में ही चल जाता है। ग्रामीण एवं शहरी निजी चिकित्सकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, निजी चिकित्सकों को 50% एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से उपचार करने की अनुमति देने, पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान न करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य ग्रामीण प्राइवेट चिकित्सा संघ के द्वारा जिला इकाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने वर्षों से लंबित उनकी 10 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। जहां उन्होंने यथाशीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर नए साल में भोपाल जाकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। इस दौरान राज्य ग्रामीण प्राइवेट चिकित्सक संघ प्रांतीय संगठन प्रभारी परसवाड़ा ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर शिखर चंद बघेल और जिला अध्यक्ष डॉक्टर थान सिंह बिसेन सहित अन्य निजी चिकित्सक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। निजी चिकित्सकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित न करने, 50% एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार की अनुमति प्रदान करने, पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान न करने, 50 वर्ष की अवधि के बाद निजी चिकित्सकों को 5,000 रुपये का मानदेय दिए जाने, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धति में शामिल करने, निःशुल्क को रोग निदान शिविर के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दवाइयां एवं चिकित्सा प्रदान करने, फर्जी चिकित्सकों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने, संघ के सदस्यों पर दंडात्मक कार्यवाही न करने और निजी चिकित्सकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को मुआवजा प्रदान किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांगे हैं कि बरसवाड़ा क्षेत्र में कुछ दवाखानों में मानसिक रूप से डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ पुलिस वाले भी वारासिनी क्षेत्र में दबिश दे रहे हैं। जबकि हमारी मांगे प्रमुख मांग ये है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हम गाँव में दे रहे हैं और एलोपैथिक चिकित्सा 50% हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मतलब कहा कि इसके पूर्व भी हमने ज्ञापन लगाया है 50% एलोपैथिक चिकित्सा करने के लिए हमें लिखित आदेश प्रदान किया जाए। तो अभी तक कुछ भी लिखित आदेश नहीं है? कोई भी आदेश हमारे पास लिखित आदेश नहीं आया था। अच्छा, आप लोगों को तो काम करने की भी अनुमति नहीं दे रहे ना? हाँ जी, नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है? हमको दिक्कत यही आ रही है कि वो यानी दवाखानों में आकर के मतलब कहना कि मानसिक रूप से परेशान करें कि तुम अपना काम बंद करो। अब ये स्थिति कि चिकित्सकों की 50, 60, 70 की आयु हो गई, अब उनसे कोई दूसरा कोई पैसा बन नहीं रहा है। इस पैसे से मतलब अपने रोजी रोटी कमा करके अपना मतलब परिवार चला रहे हैं। वारासिनी लालबरगा मार्ग स्थित सिद्ध प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर परिसर में 25 दिसंबर से 8 दिवसीय रामलला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से पधारे रामायण प्रचार समिति के द्वारा नाट्य मंचन किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से पधारे रामायण प्रचार समिति के द्वारा नाट्य मंचन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 10 बजे तक रामचरितमानस अंतर्गत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन एवं जीवंत झांकियों के माध्यम से नाट्य मंचन कर किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम सहित रामचरितमानस के समस्त पात्रों का अभिनय कर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से परिवार में आदर्श माता पिता का आदर, पिता पुत्र गुरु भाई का प्रेम और कर्तव्य क्या है और किस प्रकार से इनका सम्मान और उनके बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, यह भी बताया जा रहा है। माँ को रास्ता है, उसमें कोई भालू बंदर और निशाचर नहीं मिलेंगे। ये बताइए कौन मार्ग से आप चलना चाहते हैं? हे गुरुदेव, आप एक मार्ग की राह चले गुरुदेव। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है बेटा राम। हे गुरुदेव, यदि आप पिताजी से मांग कर ही ले चल रहे हैं हम दोनों भाई को, तो आप किसी प्रकार का चिंता मत करो, आप एक माह की राह चले गुरुदेव। चलिए बेटा राम। अरे 3 पहर की रहिया चला हो गुरु बाबा प्रणाम चरनियाम देश बुद्धि श्रद्धाम सदाम जन को प्रविष्ट लज्जाम स्वाम स्वाम। अबे नंदू है तो पहचान ही नहीं आ रहा। राजीव नित्यम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणाभिरामम हिरण्यरंगधीरम लोकाभिरामम हिरण्यरंगधीरम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, चंद्र की जय। हाँ, अपने नामों को बताते जाइए। यहाँ पर कोई भैया जी अपने नामों को अंकित नहीं किया है, भगवान के पखारी बिछाकर 101 रुपये है सभी लोगों के जो भगवान के रूप में भी तो भगवान को क्या दे, भगवान तो स्वयं इतना उन्होंने दे दिया है। वाराणसी से रामपाली मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जिससे राहगीर दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं और उन्हें चोटें आ रही है। यह स्थिति किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरे मार्ग पर जगह जगह बनी हुई है, जिसको लेकर राहगीरों ने उक्त मार्ग की यथाशीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है, जिससे कि राहगीर सुरक्षित आवागमन कर सके। इस मार्ग पर मेहंदीवाड़ा पुल के नीचे और मेहंदीवाड़ा टर्निंग के बाद झालीवाड़ा तक उसके आगे मार्ग पर छोटे बड़े गड्ढे हैं, तो वहीं कुछ स्थानों पर डामर की परत भी उखड़ चुकी है, जिसमें तेज गति से आने वाले वाहनों को गड्ढे समझ नहीं आते। इस दौरान दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। उक्त संबंध में एमपीआरडीसी के अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। ये हाईवे रोड फोरवे के अंतर्गत अभी आती, इसको फोरवे बनने का मतलब स्वीकृति हो चुकी है और कुछ दिनों बाद ये फोरवे बन जाएगी। अभी क्या समस्या हो रही है? जैसे अभी समस्या ये है, यहाँ से रोज इतनी ट्रैफिक रहती है और गड्ढे इतने हो चुके हैं कि आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। कभी भी दुर्घटना होने के चांसेस है, दुर्घटना बहुत कुछ कभी भी हो सकते हैं और इसके पहले बहुत हो भी गए हैं और इतने गड्ढे हो गए हैं कि अब इस पर कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस रोड पर ट्रैफिक बहुत है और ये जो रोड है ये सीधे बालाघाट से नागपुर के जुड़ता है और ये अभी 4 लेन का भी इसका वर्क चालू हो चुका है तुमसर में और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा, और यहाँ पर इस रोड पे इतने गड्ढे हो चुके हैं और ये शासन प्रशासन, ये सांसद प्रतिनिधि, वो कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे लोग यहीं से आना जाना करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत है कि यहाँ से कटंगी रोड निकलता है, यहाँ से नागपुर रोड निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। खैरलांजी थाना अंतर्गत एक वृद्धा की तालाब में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति की सूखे कुएं में गिरने से उसने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोहाड़ी के मिलन टोला निवासी सरसताबाई नकपुरे अपने घर के मवेशी भैंस चराने का काम करती है।
वहीं उसका बेटा प्रकाश नगपुरे 28 वर्षीय मजदूरी का काम करता है। 27 दिसंबर को सुबह सरस्वताबाई अपने घर के मवेशी को चराने के लिए गांव के पास के तालाब की तरफ गई थी। करीब 3 बजे भैंस वापस आ गई, किंतु सरस्वताबाई भैंस के साथ वापस लौटकर नहीं आई। तब उसका बेटा उसे ढूंढते हुए तालाब की तरफ गया तो देखा कि उसकी मां सरस्वताबाई की चप्पल तालाब के पार के ऊपर दिखी। उसने तालाब के आसपास अपनी मां की खोजबीन की, लेकिन मां नहीं दिखी। 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे प्रकाश अपनी मां को खोजने के लिए घर से निकला और तालाब की तरफ पहुंचा तो देखा कि उसकी मां सरस्वताबाई की लाश तालाब के पानी में दिखी, जिसे गांव वालों की मदद से तालाब के बाहर निकाला गया, जिसकी रिपोर्ट प्रकाश नगपुरे ने खैरलांजी पुलिस थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक दुर्गा शिवाले के द्वारा अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर मोहाड़ी स्थित तालाब से मृतिका सरस्वताबाई की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई पश्चात सरस्वताबाई की लाश को पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरस्वताबाई जब तालाब में जानवरों को पानी पिला रही थी और धो रही थी, तब मवेशी धोते समय सरस्वताबाई तालाब के गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में गुना सड़क हादसे के बाद अब जिला परिवहन विभाग भी हरकत में आ गया है, जिसमें 29 दिसंबर को गर्रा चौक में परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गर्रा चौक में यात्री बसों और ओवरलोड आने वाले चौपहिया वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा बसों के परमिट और फिटनेस की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसे के बाद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव द्वारा सभी जिलों में ओवरलोड एवं यात्री बसों को चेक किए जाने को लेकर सख्ती से आदेश दिए गए थे, जिसके बाद परिवहन विभाग भी सड़क पर उतरकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी प्रकार बालाघाट में भी 29 दिसंबर को परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में यात्री बसों और ओवरलोड चलने वाली बसों को चेक किया गया, जिसमें शहर से लगी ग्राम पंचायत गर्रा के चौक में चेकिंग की कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई, जहां पर यात्री बसों के परमिट को लेकर फिटनेस तक चेक किए गए और ऐसी बसें जिसमें आवश्यकता से अधिक यात्री बिठाए गए थे, उन यात्री बसों के चालान भी परिवहन विभाग के द्वारा काटे गए। वहीं कार्यवाही के दौरान एक बस ऐसी भी सामने आई जो परिवहन विभाग की कार्यवाही से बचने के लिए बॉटनिकल गार्डन की रोड से तीव्रता से निकल गई थी, किंतु परिवहन विभाग के द्वारा उक्त बस को पकड़कर कार्यवाही की गई। रूट से गुजरने वाली लगभग सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मुख्यतः वाहनों के जो दस्तावेज है, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पीयूसी, इन सभी दस्तावेजों की चेकिंग की जा रही है। ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर गाड़ी चलाने की स्थिति में है या नहीं है, और इसके अलावा जो सुरक्षा उपकरण है वो वाहनों में उपलब्ध है अन्यथा नहीं है, सभी की चेकिंग की जा रही है। लगभग कितनी बसें ऐसा कुछ पाया गया सर इसमें? अभी हमारे द्वारा करीब 33 बसों की चेकिंग की जा चुकी है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा करीब 16,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। सर कोई ना कोई हादसे के बाद ही परिवहन विभाग क्यों जाते हैं, तभी क्यों ये कार्रवाई होती है? देखिए ऐसा नहीं है, हम तो निरंतर कार्रवाई करते हैं, कभी जिले के इस शोर में कभी जिले के उस शहर में कार्रवाई करते हैं। आज यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। एक बस वाला सर कार्रवाई के दौरान गाड़ी लेके चले गया था, भाग गया था यहाँ से बस वाला, उस पर उसको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि किसी ने हाथ दिया कि निकल जाइए, तो वो आगे चला गया था, तो उसको हम यहाँ पर ले आए हैं, उसके दस्तावेजों की चेकिंग की जा रही है। थैंक यू।